हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जौहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं, मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात चल रही थी दोस्तों। और मेवाड़ के इतिहास में हम लोगों ने आदि जो बात कर ली थी, सामान्य परिचय के बारे में बात कर ली थी। आज भी सामान्य परिचय को चलाएंगे और इसके बाद चलाएंगे दोस्तों कि गोहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर करनी है दोस्तों, है ना वाले हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। आज की जो मोटिवेशन लाइन है दोस्तों आपके लिए कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हार तो हमें स्वीकार ही नहीं दोस्तों। अगर जंग लाजमी है दोस्तों तो लश्कर नहीं देखे जाते। आइए जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और मेवाड़ के इतिहास की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, है ना। हम लोगों ने आदि जो बात कर दी थी मेवाड़ के इतिहास में, क्या बात की थी दोस्तों, तो मेवाड़ का झंडा कैसा है, प्रतीक चिन्ह यहाँ पर क्या ध्येय वाक्य लिखा गया है, मेवाड़ कहा किसे जाता है और मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसके बाद हम लोगों ने ये भी बात की थी कि मेवाड़ के ऊपर जो मेवाड़ रियासत के ऊपर जो शासन करने वाला राजवंश था उसका नाम था गोहिल दोस्तों। विश्व का एकमात्र राजवंश जो एक ही स्थान पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला था वो था गोहिल राजवंश दोस्तों। और वर्तमान में ये कहां पर निवास करता है तो ध्यान रखना, वर्तमान में ये उदयपुर संभाग के अंदर निवास करता है दोस्तों, है ना। कहां पर निवास करता है, उदयपुर संभाग। तो आइए आज और सामान्य जानकारी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने गोहिल वंश डाला, मैंने आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बात होने वाली है वो क्या बात होने वाली है कि गोहिल वंश का कुल देवता, इनके कुल देवता कौन है दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आराध्य देव। एक बात ध्यान रखना, आराध्य देव या इष्ट देवी की होता है ना दोस्तों, आराध्य देव या इष्ट देवी की होता है। इसके बाद हम बात करने वाले दोस्तों कुल देवी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, कुल देवी के बारे में। कुल देवी के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हम आराध्य देवी। किसके बारे में बात करने वाले हैं, आराध्य देवी। ये हम सामान्य जानकारी की ओर चल रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और भी चलेंगे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे आप मेरे साथ, है ना। तो देखा जाए कि इनकी जो कुल देवता है, गोहिल राजवंश का जो कुल देवता है दोस्तों, कि गोहिल राजवंश का अगर कुल देवता पूछा जाए आपसे तो कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी गोहिल वंश के कुल देवता कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना वो कौन हो जाएंगे, एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी गोहिल वंश के कुल देवता कौन है, एकलिंगनाथ जी। इनका दोस्तों अगर मंदिर पूछा जाए तो ये कहां पर, इनका मंदिर कैलाशपुरी गांव, कहां पर है, कैलाशपुरी गांव, कैलाशपुरी गांव। और ये जो कैलाशपुरी गांव दोस्तों कहां पर आता है तो ध्यान रखना, ये जो कैलाशपुरी गांव है उदयपुर के, कहां पर है, उदयपुर के अंदर, है ना। कैलाशपुरी जो गांव है दोस्तों वो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। इसके बाद इनकी जो आराध्य देव है दोस्तों गढ़बोर चार भुजानाथ, कौन है दोस्तों, गढ़बोर चार भुजा नाथ, गढ़बोर चार भुजानाथ। इनके जो आराध्य देवता है दोस्तों वो कौन है तो ध्यान रखना, गढ़बोर के चार भुजानाथ, गढ़बोर के चार भुजानाथ। चार भुजानाथ। इनका जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, इनका जो मंदिर कहां पर है, राजसमंद के अंदर। कहां पर है ये, इनका जो मंदिर पूछा जाए आपसे तो इनका जो मंदिर वो है वो कहां पर है, राजसमंद के अंदर। इनकी कुल देवी देखा जाए दोस्तों, कुल देवी कौन है, तो कुल देवी का नाम क्या है, ध्यान रखना दोस्तों, कुल देवी है बाण माता। कौन सी माता, बाण माता इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों, बाण माता इनकी कुल देवी। अगर इस बाण माता के मंदिर पूछा जाए आपसे तो इसके दो मंदिर दोस्तों, एक मंदिर है दोस्तों केलवाड़ा के अंदर है बाण माता का मंदिर, केलवाड़ा, ठीक है।
एक मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। केलवाड़ा दोस्तों राजसमंद के अंदर आता है। कहां पर आता है? राजसमंद। यहाँ पर पहले ऊपर से लिखा है, हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं कि केलवाड़ा कहां पर आता है दोस्तों? राजसमंद के अंदर आता है। कहां पर आता है? राजसमंद के अंदर, है ना। इस बात को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। राजसमंद, इस बात को ध्यान रखना। इनकी कुल देवी दोस्तों बाण माता, केलवाड़ा 2 मंदिर है बाण माता के। आगे चलते हैं, आगे जो बात करते हैं दोस्तों कि इनकी जो आराध्य देवी कौन सी है? तो ध्यान रखना, 4 भुजा माता। कौन सी है? 4 भुजा माता, ये इनकी क्या है? आराध्य देवी। इसके जो मंदिर कहां पर है दोस्तों? ध्यान रखना, इसका जो मंदिर है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर इनका क्या बना हुआ है दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। राजसमंद, हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। समय समय पर इनकी आराध्य देवी खूब सारी हुई दोस्तों राजसमंद के अंदर। आगे चलते हैं, ये कुछ बातें हैं दोस्तों, और इसके बाद हम और आगे चलते हैं कि ध्यान रखना, इनकी अगर गोहिल वंश की कुल देवता एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर। और जो बात की जाए आराध्य देव कौन से? गढ़बोर 4 भुजानाथ राजसमंद के अंदर इनका मंदिर दोस्तों। कुल देवी देखिए, कुल देवी इनकी कहां पर है? कुल देवी का नाम है बाण माता, और केलवाड़ा राजसमंद के अंदर मंदिर है। और इनकी कुल बाण माता के 2 मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आराध्य देवी 4 भुजा माता, और मंदिर कहां पर? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी है दोस्तों राजसमंद। चलते हैं आगे, आगे जो बात करते हैं दोस्तों, और आगे क्या बात करते हैं? आगे जो बात करते हैं, आगे बात करेंगे। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए सभी को, है ना। चलो आगे, चलो ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे दोस्तों। चलो ठीक, अब जो बात करते हैं कि यहाँ के शासक अपने आप को कहते हैं दोस्तों सूर्यवंशी। क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी के प्रमाण कहां कहां पर मिलते हैं, हमें यह देखना पड़ेगा कि सूर्यवंशी के प्रमाण हमें कहां पर। यहाँ के जो राजा थे वो कहते हैं सूर्यवंशी। क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। अब ये सूर्यवंशी कहते हैं, तो सूर्यवंशी के प्रमाण हमें कहीं न कहीं मिले होंगे। तो यहाँ के शासक सूर्यवंशी, सूर्यवंशी के प्रमाण, सूर्यवंशी के प्रमाण दोस्तों, सूर्यवंशी के अगर प्रमाण देखा जाए तो सूर्यवंशी के प्रमाण कहां कहां पर मिलते हैं? तो ध्यान रखना, ये हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी के प्रमाण। किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? सूर्यवंशी के प्रमाण, है ना दोस्तों। सूर्यवंशी के प्रमाण। बोर्ड थोड़ा नया, अपने नए बोर्ड पे पहली बार आए इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है दोस्तों। जीवन में समस्या आना पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, इसलिए आनी चाहिए समस्या। तो जो समस्या से लड़ पाए वही तो असली योद्धा होता है दोस्तों। चलो ठीक है, सूर्यवंशी के प्रमाण। अब हमें सूर्यवंशी के प्रमाण देखने हैं, और सूर्यवंशी के प्रमाण हमें कहां कहां पर मिलते हैं ये बात करेंगे दोस्तों। सूर्यवंशी के प्रमाण हमें कहां पर? सबसे पहले तो ध्यान रखना दोस्तों कि क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तुम्हें यह ध्यान रखना है कि कालभोज, कालभोज या बप्पा रावल, कालभोज या बप्पा रावल के सोने के सिक्के। कौन से सिक्के दोस्तों? सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। अगर आप लोगों को पता होगा कि सोने के सिक्के पर किसकी आकृति है? सूर्य की आकृति, नंदी की भी है दोस्तों, है ना, नंदी की भी है। अब ध्यान रखना, कालभोज या बप्पा रावल आप लोगों को पता होगा राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अगर किसी ने सोने का सिक्का चलाया था तो वो कौन था दोस्तों? कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल ने राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों, और वो जो सिक्का था वो 115 ग्राम का था। इधर देखो, राजस्थान के अंदर
कलर बदल लेते हैं दोस्तों हम। राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, या मैं यहां से सीधा तीर खींच लेता हूं, सोने के सिक्के सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर अगर सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाए गए तो जानना काल भोज बप्पा। ये सांप कितने ग्रेन का था? तो सांप ये 115 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था? 115 ग्रेन का। हम जैसे काल भोज बप्पा रावल को वैसे पढ़ेंगे, वहां पर हम अध्ययन करने वाले इसके बारे में। आगे जो बात करते हैं दोस्तों कि इनके राज चिन्ह पर, कहां पर दोस्तों कि इनके राज चिन्ह पर क्या है तो जानना इनके राज चिन्ह पर, राज्य चिन्ह या इनके झंडे पर किसकी आकृति है तो ध्यान रखना इनके झंडे पर जो आकृति है दोस्तों वो है सूर्य की। किसकी है दोस्तों? सूर्य। किसकी आकृति है? सूर्य की। ये कि हम बात करेंगे ये सूर्य कहां से निकले, क्या हुआ, ये जब वही राजवंश की उत्पत्ति जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना उस समय मैं ये बताऊंगा कि क्या सिस्टम रहा था दोस्तों, है ना, बात करेंगे। आगे चलो, अब जो बात आती है, अब क्या बात आती है दोस्तों कि एक शासक हुआ दोस्तों कि एक शासक था जिसका नाम था मेवाड़ महाराणा रायमल। राजा का नाम था मेवाड़ किंग, मेवाड़ महाराणा था, मेवाड़ के महाराणा था दोस्तों, और मेवाड़ का महाराणा था जिसका नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल। इस रायमल ने अपने लेख में क्या लिखवाया है तो ध्यान रखना, अपने लेख में इस रायमल ने लिखवाया दोस्तों कि अपने लेख में इस रायमल ने लिखवाया दोस्तों कि क्या लिखवाया है तो ध्यान रखना, इसने अपने लेख में लिखवाया है सूर्यवंशी क्षत्रिय। क्या लिखवाया दोस्तों? सूर्यवंशी क्षत्रिय। ये किसने लिखवाया तो ध्यान रखना दोस्तों, ये लिखवाने वाला है मेवाड़ के महाराणा रायमल। अपने लेख में क्या लिखवाते हैं तो ध्यान रखना, सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखवाते हैं। मतलब इससे ये साबित होता है कि मेवाड़ के महाराणा कहीं न कहीं सूर्य से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सूर्यवंशी। क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी। एक बार आगे और चलते हैं और जो बात करते हैं दोस्तों, अब जो बात करते हैं और क्या बात करते हैं, कितने कारण हो गए? 3 दोस्तों। अब आगे चलते हैं, एक और लिख दो, एक और कारण लिखना है, एक और लिख दो, एक और लिखो दोस्तों, एक और लिखो। चलो ठीक है। एक और क्या है कि यहां के शासक अपने आप को क्या कहते थे दोस्तों? अपने आप को कहते थे हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज अपने आप को क्या कहते थे? यहां के शासक हिंदुआ सूरज। क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। एक प्रमाण ये भी मिलता है, क्या मिलता है? अपने आप को कहते थे हिंदुआ सूरज। आगे चलते हैं, ये तो हो गए हमारे सूर्यवंशी के प्रमाण। और कितने प्रमाण लिखे दोस्तों हमने? तो हम लोगों ने जो प्रमाण लिखे, वो जो प्रमाण लिखे मेरे दोस्तों 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया दोस्तों 4 प्रमाण ये साबित करते हैं कि यहाँ मेवाड़ के महाराणा थे दोस्तों सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं दोस्तों इनकी राजधानियां, कितनी राजधानियां रहती हैं। अब देखते हैं इनकी राजधानियां दोस्तों कि मेवाड़ के महाराणाओं की राजधानी कितनी रही थी, ध्यान रखना दोस्तों। अब देखेंगे इनकी राजधानियां, क्या देखेंगे? राजधानियां बोले तो कैपिटल। क्या बोले दोस्तों? कैपिटल। अगर राजधानी बोले तो कैपिटल। अब एक एक राजधानी के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि हमें ये बेसिक आना जरूरी है दोस्तों। इतिहास पढ़ना मतलब सबसे पहले नींव को मजबूत करना जरूरी है। इससे पहले हम बात करेंगे काल भोज बप्पा रावल कौन थे, सब बात करने वाले। अब मुझे मेरे साथ बने अभी तब तक आप लोग। हम अब जो सबसे पहले दोस्तों जो राजधानी बनाई थी वो नागदा बनाई थी। कौन सी राजधानी बनाई? हमारी नागदा। हमारी सबसे पहले जो राजधानी थी दोस्तों वो नागदा थी। और ये नागदा राजधानी बनाने वाला कौन था? काल भोज, या फिर इसी को कहते हैं बप्पा रावल। क्या कहते हैं दोस्तों? काल भोज, या इसी को हम कहते हैं बप्पा रावल।
क्या कहते हैं, काल भोज या बप्पराव। 9 राजधानी बनेगी टोटल, 9 को 9 आपको याद हो जाएगी, लेकिन फोकस ऑन योर बोर्ड, है ना, आपकी जो नजर है दोस्तों वो बोर्ड पर होनी चाहिए, ना कि मेरे पे। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लेना, मेरे पे नजर मत रखना। अब इधर आ जाओ, नागदा। नागदा के बाद दोस्तों और जो राजधानी बनती है वो राजधानी कौन सी बनती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, नागदा के बाद बनती है आयड़, आहड़। कौन सी राजधानी बनती है, आहड़। कौन सी राजधानी बनती है, आहड़। नागदा के बाद जो राजधानी बनी थी वो कौन सी बनी थी, आहड़। और ये जो दोस्तों आहड़ राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी, इतिहास में आलू रावल कहा गया उसे, क्या कहा गया, इतिहास में उसे आलू रावल कहा गया है। और ये बनाई थी दोस्तों अल्लड़ के द्वारा। किसके द्वारा बनाई थी, अल्लड़ के द्वारा। किसके द्वारा बनाई थी, अल्लड़। आ जाओ इधर आ जाओ, आगे चलते। अब जो दोस्तों राजधानी बनाई थी वो बनाई थी चित्तौड़। कौन सी बनी थी, चित्तौड़ बनी। और चित्तौड़ को जो राजधानी बनाई थी दोस्तों वो किसके द्वारा बनाई थी दोस्तों, ध्यान रखना, वो बनाई थी जेत्र सिंह। किसके द्वारा बनाई गई थी, चित्तौड़ जो राजधानी बनाई थी मेरे दोस्तों जेत्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, जेत्र सिंह। हम आगे और चलते हैं दोस्तों, और जो बात करेंगे, और क्या बात है कि मेवाड़ की राजधानियां पढ़ रहे हैं, और टोटल हमारी जो राजधानी है दोस्तों वो कितनी राजधानी है, तो 9 राजधानी। कितनी राजधानी है, 9 राजधानी। आगे चलते हैं, आगे जब बात करते हैं, अब जो राजधानी बनी थी दोस्तों इसके बाद बनती है उदयपुर। कौन सी बनती है, उदयपुर के साथ याद रखना है दोस्तों आपको गोगुंदा। गोगुंदा कौन सी बनती है, गोगुंदा। गोगुंदा के बाद तुम्हें याद रखना है दोस्तों, गोगुंदा के बाद याद रखना है कुंभलगढ़। कौन सी याद रखनी है, कुंभलगढ़। कौन सी याद रखनी है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के साथ हमें याद रखनी है चावंड। कौन सी याद रखनी है दोस्तों, चावंड। कौन सी याद रखनी है, चावंड। अब इधर देखो, ये दोनों राजधानियां एक साथ बनेगी, और किसके किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी उदय सिंह के द्वारा, जिसने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की गई थी, उदयपुर की स्थापना की थी, और ये महाराणा उदय सिंह के द्वारा बनाई। महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु गोगुंदा के अंदर होती है दोस्तों, और होने के बाद वहीं पर महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक होता है, और वहां से ऐसा बताया जाता है महाराणा प्रताप की जो राजधानी बनाई थी दोस्तों कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ और चावंड जो राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था वो था राजस्थान की आन बान शान महाराणा प्रताप। किसके द्वारा बनाई गई थी, महाराणा प्रताप। तो ये जो राजधानी बनाई गई थी वो महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई थी, दो प्रताप। आगे चलते हैं, आगे और बात करेंगे। आगे जो देखा जाए दोस्तों, तो आगे जो देखा जाए, आगे जो बात आती है, प्रताप के बाद, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, और अमर सिंह ने पुनः चित्तौड़ को राजधानी बनाई। चित्तौड़गढ़ किसको राजधानी बनाया, चित्तौड़गढ़। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि होती है दोस्तों, और मेवाड़ मुगल संधि के बाद चित्तौड़ वापस लौटा दिया जाता है। तब अमर सिंह क्या करता है दोस्तों, चित्तौड़ को राजधानी बनाता है। तो अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, ये तो राजधानी बनाई गई थी अमर सिंह प्रथम के द्वारा। प्रथम इसलिए लिख रहे क्योंकि द्वितीय भी आएगा। अब जो राजधानी बनेगी दोस्तों, अंतिम जो राजधानी बनेगी दोस्तों वो बनेगी वापस उदयपुर। कौन सी बनेगी, उदयपुर। उदयपुर उदयपुर वापस राजधानी बना भीम सिंह के समय। किसके समय, भीम सिंह के समय। और ये वो शासक है दोस्तों, इस भीम सिंह के समय यहां पर ऐसे थे और थे दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड मौजूद थे। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड ये मौजूद थे ऐसा माना जाता है। और इनके कहने पर भीम सिंह ने, होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर दी थी दोस्तों, तो ध्यान रखना, EIC से इनके द्वारा क्या की गई थी, संधि कर ली गई थी।
इनके कहने पर, किसके कहने पर? कर्नल जेम्स टोड के कहने पर भीम सिंह ने क्या कर दी थी? ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर दी, है ना। इस बात का भी ध्यान रखना। एक बार अगर आपको पुनः इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, तब तक के लिए मैं इसको आप छोटा करता हूं आपके लिए। चलो, कितनी राजधानी एक बार गिन भी लेते हैं दोस्तों। 9 हुई कि नहीं हुई? 1 हो गई, 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 9। ये 9 राजधानी बनी थी दोस्तों चित्तौड़ की। कितनी राजधानी बनी थी? 9 राजधानी बनी थी। कितनी बनी थी? 9, है ना। एक बार देख लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। है ना, ले लिया होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। नहीं आ रहा है तो भी जबरदस्ती समझना, अपनी क्लास का एक रूल्स है। नहीं आ रहा है तो भी आपको जबरदस्ती समझना है ना। हाँ, समझना जरूरी है। जबरदस्ती समझो, कैसे भी समझो, लेकिन समझना आपको जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे और बात करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जवाहर क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और ये पीडीएफ आपके चरणों में होगी दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गोहिल वंश की उत्पत्ति। गोहिल वंश की उत्पत्ति। अब हमारी जो बात आती है दोस्तों, अब ये आए तो आए कहां से? यहाँ पर शासन तो भले कर दिया, हमने सब देख लिया, इतनी राजधानी बना दी, ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना सब कर लिया। अब आ जाओ, ये कहां से निकले ये देखना पड़ेगा। माई बाप कौन है ये देखना पड़ेगा। गोहिल वंश की उत्पत्ति। किस वंश की उत्पत्ति? गोहिल वंश की उत्पत्ति। गोहिल वंश की उत्पत्ति। ये गोहिल आए कहां से, ये बात करेंगे हम। गोहिल वंश की उत्पत्ति। अब वो गोहिल वंश की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो इतिहासकारों के मत लेकर चलेंगे दोस्तों। किसके मत? इतिहासकारों के मत लेके चलेंगे हम। इतिहासकारों के अनेक मत प्रचलित है, और सबसे पहले हम उन मतों के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? उन मतों के बारे में भी बात करेंगे। है ना दोस्तों। आ जाओ इधर, आ जाओ बिट्टी को बापू, आ जाओ इधर। इतिहासकारों के अनुसार देखा जाए मेरे दोस्तों, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? चलो, इतिहासकारों के अनुसार देखा जाए सबसे पहले हम बात करने वाले एक इतिहासकार आता है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। सबसे पहले हम इसी को लेंगे, क्योंकि राजस्थान की इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के घोड़े वाले बाबा या घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। उनकी राय सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने तो इतिहास लिखा है, और इतिहास ही तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड की बात माननी जरूरी है। तो इधर आ जाओ दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड किसकी बात करेंगे दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है दोस्तों, बहुत फेमस है, दी इनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान दोस्तों। एक पुस्तक और थी पश्चिमी भारत की यात्रा, 1829 में दी इनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान प्रकाशित होती है, और इसमें राजस्थान के लिए राजस्थान, राजपूताना, राजवाड़ा शब्दों का उल्लेख मिलता है, लेकिन गोहिल वंश के बारे में कुछ प्रमाण मिलता है दोस्तों। तो गोहिल वंश के बारे में भी प्रमाण मिलता है। कर्नल जेम्स टोड के साथ हमें एक बंदा और लेना पड़ेगा, लेकिन इनकी पुस्तक का नाम लिख देते हैं मेरे दोस्तों, कि दी इनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ मारो राजस्थान। कौन सा राजस्थान मारो दोस्त? तो ये है मारो राजस्थान।
एक व्यक्ति और आता है इनके साथ, और जिनका नाम था सामलदास। ददीवाड़िया, सामलदास ददीवाड़िया। इनका एक ग्रंथ था दोस्तों, और इनका ग्रंथ का नाम क्या है? इनके ग्रंथ का नाम है, इनके ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो गोहिल वंश की उत्पत्ति वल्लभी नगर के गुजरात से हुई। वहां पर भी जाएंगे, बट शांति का फल, सब्र का फल मीठा होता, इसलिए धीरे धीरे चलते। वीर विनोद ग्रंथ और एनांस इन एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अनुसार गोहिल वंश की उत्पत्ति इस दोनों प्रमाणों के अनुसार, गोहिल, ये दो प्रमाण है, इन प्रमाणों के माध्यम से गोहिल वंश की उत्पत्ति मेरे दोस्त हुई है गुजरात के वल्लभी नगर से। कहां से हुई है? गुजरात के वल्लभी नगर, गुजरात के वल्लभी नगर से यहां पर उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो देख लिया हम लोगों ने, आगे और चलेंगे दोस्तों, आगे और बात करेंगे। क्या बात करते हैं आगे? और भी तो है इतिहास का। एक आता है दोस्तों डी.आर. भंडारकर। कौन आता है? कौन आता है मेरे दोस्तों? डी.आर. भंडारकर। नंबर 3 डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर दोस्तों, कौन आता है? डी.आर. भंडारकर। ये डी.आर. भंडारकर एक अभिलेख है दोस्तों, उस अभिलेख का नाम है मेरे दोस्तों आहड़ अभिलेख। आहड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आहड़ अभिलेख। आहड़ अभिलेख। और इस अभिलेख के माध्यम से ये कहता है कि गोहिल है, वो गोहिल कौन है? ध्यान रखना, गोहिल किसके वंश थे? तो गोहिल जो है वो ब्राह्मणों की संतान है। किसकी संतान है दोस्तों? ब्राह्मणों की संतान। किसकी संतान है ये? ब्राह्मणों की संतान। इसका समर्थन मोहम्मद नैन्सी नहीं करता दोस्तों। कौन करता है? मोहम्मद नैन्सी भी इसका समर्थन करता है। डी.आर. भंडारकर आहड़ अभिलेख के अनुसार गोहिल वंश से वो ब्राह्मण की संतान है। एक व्यक्ति और आता है, एक व्यक्ति और आता है, और जिसका नाम था नंबर 4 का जो व्यक्ति था, जिसका नाम था गोपीनाथ शर्मा। कौन आता है दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा। और ये जो गोपीनाथ शर्मा कहता है दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है कि गोहिल जो है दोस्तों वो सूर्यवंशी। कौन से वंशी है? गोहिल है वो सूर्यवंशी। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? ध्यान रखना, वो था गोपीनाथ शर्मा। ये दोस्तों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। गोहिल है वो सूर्यवंशी, ऐसा कहने वाला कौन था? गोहिल सूर्यवंशी, ऐसा कहने वाला कौन था? तो ध्यान रखना, ये थे गोपीनाथ शर्मा। कौन थे? गोपीनाथ शर्मा। आगे चलते हैं, और गोहिल वंश की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं। और क्या प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? और जो बात करेंगे, और क्या बात करेंगे कि एक आता है अबुल फजल। अबुल फजल। कौन आता है दोस्तों? अबुल फजल। और ये अबुल फजल कहता है कि गोहिल वंश से वो ईरान के बादशाह दोस्तों। किसके बादशाह? ईरान के बादशाह। ईरान के बादशाह, ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान। आदिल की संतान कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, गोहिल। कौन है? गोहिल। अब ध्यान रखना, अबुल फजल के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि ईरान के बादशाह नौशेखा था दोस्तों। ये नौशेखा कभी ऐसा बताया जब भारत पर आक्रमण करता है, और इसका एक और था, इसके वंशज में था जिसका नौश से जान।
नौसेजान जब इस पर भारत पर आकर यहाँ पर आके रहने लगता है, तब ऐसा होता है ये जो आए थे फर्सिया ईरान, वहां से आए थे दोस्तों, और भारत पे आकर रहने लगते हैं। इसके बाद समय के अनुसार इनकी जो पत्नियां वगैरह सब साथ में लेके आते हैं, लेकिन ये पुनः भारत पर, पुनः पर्सिया ईरान पर आक्रमण करते दोस्तों। राजस्थान भारत के अंदर है, पर्सिया ईरान पर पुनः आक्रमण करते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि नौसेजान और नौसेना वहां पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके जो बीवी बच्चे थे वो भारत के अंदर छोड़ के गए थे, और उन्हीं के जो बाद में बीवी बच्चों के जो मतलब बीवियों के जो पुत्र हुए वो क्या कहलाए, कोहित कहलाए। ऐसा कहने वाला कौन था, अबुल फजल। ये कुछ बात आती है, लेकिन हम और भी बात करेंगे दोस्तों। और क्या बात करेंगे, और जो बात आती है हमारी, और क्या बात आती है कि, और जो बात आती है, एक छठा कौन और लिखते, छठा नंबर का नाम और लिख देते, छठा नंबर 6 कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, और एक है दोस्तों मोणक नैन्सी। मोणक नैन्सी, इन दोनों के अनुसार दोस्तों, इन दोनों के अनुसार गुहिलों की जो शाखा है वो कितनी शाखाएं हुई थी, 24 शाखाएं। कितनी शाखा है, गुहिलों की जो टोटल शाखा है वो कितनी है, तो ध्यान रखना 24 शाखाएं। कर्नल जेम्स टोड और मोणक नैन्सी के अनुसार गुहिलों की अगर शाखाएं पूछी जाए आपसे कितनी है, तो ध्यान रखना वो है 24 शाखाएं। अब आगे चलते हैं। ये सारी बातें अगर आपको स्क्रीनशॉट साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो और भी बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। पीडीएफ चाहिए तो जौहर क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आपको ये सारी जो पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। ये वाली बातें, ये सारी बातें हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लो दोस्तों। अगर किसी ने नहीं लिया है तो गोहिल मेवाड़ गोहिल वंश की उत्पत्ति ये ले लो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ले लो। ले लिया दोस्तों, चलो ठीक है आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ठीक, चले आगे। अब जो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे किसकी, तो ध्यान रखना। अब जो बात करने वाले हम मेवाड़ राजवंश। राजवंश का मतलब हो जाएगा शासक। शासक मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, मेवाड़ राजवंश के बारे में बात करेंगे। आ जाओ, मेवाड़ राजवंश के बारे में बात करेंगे। और ठीक है दोस्तों, मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश में जिस जो राजवंश है उसका नाम हम लोगों ने पहले ही बता दिया। यहाँ पर कौन सा राजवंश है, गोहिल राजवंश। कौन सा राजवंश है दोस्तों, गोहिल राजवंश। यहाँ पर हमें मैंने पहले ही बता दिया, एक बार और लिख देता हूँ, गोहिल राजवंश। किस वंश के बारे में बात करेंगे हम, गोहिल वंश के बारे में बात करेंगे, है ना दोस्तों, गोहिल वंश के बारे में बात करेंगे। अब इधर देखो, गोहिल राजवंश का सबसे प्रतापी शासक दोस्तों, तो प्रतापी शासक, इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था जिसका नाम था, सबसे प्रतापी शासक। सबसे प्रतापी शासक अगर कोई था तो वो कौन था, प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक था जिसका नाम था गोहिल। क्या नाम था दोस्तों, गोहिल।
या इसी का नाम मिलता है गुहेदत्त। क्या नाम मिलता है? या इसी का नाम मिलता है गुहिलोत। कौन सा लोग? गुहिलोत। ये राजवंश सबसे प्रतापी शासक था इनका गुहेल या गुहेदत्त या गुहिलोत, है ना दोस्तों। अब जो बात की जाती है कि यहाँ पर जो राजवंश, तो इसी राजवंश को हम और किस नाम से जानते हैं मेवाड़ के अंदर? इसी राजवंश को हम कहते हैं सिसोदिया राजवंश। क्या कहते हैं दोस्तों? सिसोदिया राजवंश कहते हैं। और इस सिसोदिया राजवंश जो है ये सर्वाधिक समय पर विश्व का एकमात्र राजवंश जो सर्वाधिक समय पर एक ही स्थान पर शासन करने वाला राजवंश है। और ये वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में ये उदयपुर संभाग के अंदर। किस संभाग के अंदर है? उदयपुर संभाग के अंदर। ठीक है, अब इधर आ जाओ। सबसे प्रतापी शासक गुहिल या गुहेदत्त या गुहिलोत था दोस्तों। अब जो बात आती है कि क्या बात आती है, है ना दोस्तों? आ जाओ। कोई सर आगे देखने से ये डिस्टर्बेंस हो गई, इसके लिए आपको सॉरी दोस्तों। कि गुहिल वंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों, जिसका नाम क्या था? ध्यान। इसने 566 ईस्वी में 566 ईस्वी में दोस्तों 66 ईस्वी में यहाँ पर गुहिल राजवंश की नींव डाली। 566 ईस्वी में गुहिल राजवंश की नींव डाली थी। अब इधर आ जाओ दोस्तों। अब जो बात की जाती है, अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा नक्शा लेंगे। सबसे पहले गुहिल राजवंश ये बात करते हैं। इनका जो राजा का नाम लिख लेते हैं हमें यहाँ पर। कौन सा राजा है हमारा? गुहिल है। कौन सा राजा? तो गुहिल के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे हम, गुहिल के बारे में। हमारा जो राजा है जिसका नाम है गुहिल, कौन सा है? गुहिल। सबसे प्रतापी शासक गुहिल या गुहेदत्त या गुहिलोत या 566 ईस्वी में इसने गुहिल राजवंश की नींव डाली थी। यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखना कि इस गुहिल के, एक बार मैं नक्शे से समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? कि इनके जो पिताजी थे दोस्तों, इनके जो पिताजी का नाम था शिलादित्य। कौन थे? शिलादित्य। ये जो शिलादित्य थे दोस्तों, ये वल्लभी नगर गुजरात के शासक। वल्लभी नगर गुजरात के शासक इधर थे। इनकी जो मम्मी थी, इनकी जो माता थी, माता का नाम था पुष्पावती। ये जो पुष्पावती थी दोस्तों, आबू की परमार वंश की राजकुमारी है ना। ये इसके बारे में बात करेंगे, आगे चलते हैं। अब हम जो नक्शा बनाएंगे दोस्तों, पूरा का पूरा नक्शा बनाएंगे। पूरा का पूरा हम क्या बनाएंगे? नक्शा बनाएंगे। और नक्शे के माध्यम से समझेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। देखो दोस्तों, इधर देखिए। सबसे पहले तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि ये है भारत। भारत छोड़ो, इधर आइए। गुहिलों को माना जाता है सूर्यवंशी। कौन सा वंशी माना जाता है? सूर्यवंशी माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा बताया जाता है वीवसवान नामक एक व्यक्ति। वीवसवान नामक व्यक्ति की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो वीवसवान नामक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई बात कहाँ से हुई है? ये हुई सूर्य से। तो सूर्य का या वीवसवान नामक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है, वो सूर्य से हुई। तो इसीलिए इस वीवसवान व्यक्ति को हम कहेंगे सूर्यवंशी। क्या कहेंगे? सूर्यवंशी। अब ऐसा बताया जाता है इस वीवसवान के वंशजों में ही एक व्यक्ति का जन्म होता है दोस्तों, दशरथ। किसका जन्म होता है? दशरथ। और इस दशरथ के दो पुत्र थे दोस्तों, एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। क्या नाम था? कुश। इस कुश के जितने भी वंशज आए वो
कुशवाहा कहलाए दोस्तों। क्या कहलाए? कुशवाहा कहलाए। ऐसा भी प्रमाण मिलता है। लेकिन हमें और देखना यहाँ पर कि और देखना दोस्तों कि इस कुश के 108वां वंश, इस कुश का 108वां वंश, इस कुश के 108वां वंश दोस्तों, 108वां वंश था जिसका नाम था विजयभूप। क्या नाम था? विजयभूप। इसका 108वां वंश था जिसका नाम था विजयभूप। क्या नाम था? विजयभूप। कुश का 108वां वंश है दोस्तों, उसका नाम है विजयभूप। अब देखा जाए कि वीर समान से लेकर विजयभूप तक जो इनकी जो राजधानी रही थी दोस्तों, वो जो राजधानी रही थी, वो राजधानी कौन सी रही थी? तो वो राजधानी रही थी इनकी अयोध्या। कौन सी रही थी? अयोध्या राजधानी रही। राजधानी इनकी कौन सी रही? अयोध्या। कौन सी राजधानी रही? अयोध्या राजधानी रही। अब जो बात आती है कि क्या बात आती है दोस्तों कि ये है इसका, यहां पर हम बनाएंगे भारत दोस्तों। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ी और भी जगह चाहिए दोस्तों, इसीलिए हम इसको कर देंगे ऊपर। क्या कर देंगे इसको? ऊपर। ये आ गया वीर समान, है ना? अब हम बना सकते हैं यहां पर भारत। वीर समान। ये दोस्तों भारत है। क्या ये हमारा भारत है ना? इस भारत के अंदर यहां पर है दोस्तों, यहां पर है वल्लभी नगर। कौन सा नगर है दोस्तों? वल्लभी नगर। वल्लभी नगर यहां पर है दोस्तों, वल्लभी नगर। वल्लभी नगर। और ये जो वल्लभी नगर है दोस्तों गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात। कहां पर है वल्लभी नगर? गुजरात के अंदर। तो ये जो विजयभूप है दोस्तों, अयोध्या, यहां पर हो जाएगा हमारा अयोध्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हमारा हो जाएगा अयोध्या। क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा हमारा अयोध्या। यूपी के अंदर आता है अयोध्या। कहां पर आता है? यूपी के अंदर। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? अयोध्या। यहां पर है हमारा अयोध्या। अयोध्या। इस अयोध्या को छोड़कर ये जो है कभी कहां पर आ जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आ जाता है, ये आ जाता है वल्लभी नगर। कहां पर आ जाता है? वल्लभी नगर। और इस विजयभूप का जो छठवां वंश था, छठा जो वंश था, उसका नाम था दोस्तों शिलादित्य। क्या नाम था इसका? छठा जो वंश था, इसका अगर छठवां वंश 6 नंबर का वंशज पूछा जाए तो वो कौन सा था? शिलादित्य। और विजयभूप के बाद यहाँ पर जो शासक बना था दोस्तों, यहाँ पर जो शासक बना था वो वल्लभी नगर गुजरात का जो शासक बना था वो कौन बना दोस्तों? शिलादित्य बना था। कौन बना था? शिलादित्य। कौन बना था? शिलादित्य। कौन बन गया था? शिलादित्य। अब यहाँ पर पड़ता है दोस्तों, इधर पड़ता है गुजरात के ऊपर पड़ता है हमारा राजस्थान। कौन पड़ता है? राजस्थान। और यहाँ पर है दोस्तों आबू। क्या है? आबू। आबू। और आबू पर परमार राजवंश का शासन है। किसका शासन है? परमार। परमार राजवंश की एक राजकुमारी थी दोस्तों, और इस राजकुमारी का नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। और इस पुष्पावती का जो विवाह हुआ था दोस्तों, इसका जो विवाह होता है वो किससे होता है? तो ध्यान रखना, इसका जो विवाह होता है वो विवाह हो जाता है पुष्पावती से। किससे होता है? पुष्पावती। पुष्पावती यहां पर आ जाती है, तब ऐसा बताया जाता है कि इस पुष्पावती और शिलादित्य की, पुष्पावती और शिलादित्य, पुष्पावती और यहां पर आ गई पुष्पावती। कौन आ गई दोस्तों? पुष्पावती। विवाह हो गया तो आएगी यहां पर आ गई पुष्पावती। और पुष्पावती और शिलादित्य की संतान के ऊपर संतान, संतान के ऊपर संतान, संतान के ऊपर संतान, और कितने हो गई टोटल? 6 पुत्रियां। दोनों की कितनी पुत्रियां हुई दोस्तों? 6 पुत्रियां हुई। कितनी पुत्रियां हुई? 6 पुत्रियां हुई। 6 पुत्रियां हुई तो इनको लड़के की जरूरत थी, पुत्र
पुत्र की जरूरत थी दोस्तों, और ये जो पुष्पावती वापस यहाँ से वल्लभी नगर गुजरात से दोस्तों कभी जाती है, ये कहाँ जाती है, यहाँ पर जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आबू है, और इस आबू के अंदर दोस्तों एक माता का मंदिर है, उस माता का नाम है अबूरदा माता। कौन सी माता? अबूरदा माता। इस अबूरदा माता को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी। वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। इस अबूरदा माता को कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पर अबूरदा माता के दर्शन के लिए आती है, दर्शन के लिए आती है। कौन आती है? तो पुष्पावती। और अब जब होता क्या, जब पुष्पावती दर्शन के लिए आती है, तब यहाँ से पीछे से अरब आक्रमण होता है। कौन सा आक्रमण होता है दोस्तों? अरब आक्रमण होता है। और अरब आक्रमण कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना, ये जो अरब आक्रमण होता है दोस्तों, ये अरब आक्रमण कहाँ पर होता है? ये अरब आक्रमण कहाँ पर होता है? इस वल्लभी नगर पर। किस पर होता है दोस्तों? वल्लभी नगर पर। किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण। यहाँ पर किसका आक्रमण होता है? अरबों का। अरबों का आक्रमण। अरबों का जब आक्रमण होता है तो अरबों से लड़ते हुए ये जो शिलादित्य दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और वीर गति को प्राप्त होता है और तब तक ये दर्शन करने करके वापस आ जाती है। तो रास्ते में किसी व्यक्ति ने बताया कि वल्लभी नगर पर अरबों का आक्रमण हुआ है और जिसमें आपके पति शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हो गए दोस्तों। जब शिलादित्य की मृत्यु हो जाती, वीर गति प्राप्त हो जाती, तो ऐसा बताया जाता है पुष्पावती के गर्भ में उस समय बच्चा पल रहा था, एक छोटा शिशु पल रहा था। तो राजपूतों के अंदर एक प्रथा होती है दोस्तों, अगर कोख के अंदर शिशु पल रहा है तो वो सती नहीं हो सकती। अगर उसके पति मर गया तो उसको सती होना अनिवार्य था दोस्तों उस जमाने के अंदर। 566 ईस्वी के आसपास ईस्वी के बारे में बात करें तो होता क्या दोस्तों, तो पुष्पावती के गर्भ के अंदर शिशु पल रहा है और न तो वो सती हो सकती है, न ही वो एक नियम और था कि न ही वो अपने ससुराल में रह सकती है, न ही वो अपने पिहर में रह सकती है। तीनों नियमों का पालन करके पुष्पावती को एक पुत्र देके फिर सती होना दोस्तों। तो होता क्या है, ये जो पुष्पावती यहाँ से वापस आबू से इधर होते हुए कहाँ पर चली जाती है दोस्तों, तो ये पुष्पावती इधर से होते हुए हम लिखेंगे यहाँ पर ये दर्शन करेंगे, है ना, ये वल्लभी नगर, ये है आबू। तो ये रास्ते से वापस चली जाती है दोस्तों और रास्ते में गुजरात के रास्ते में वापस चली जाती है। तो ये जो पुष्पावती है, पुष्पावती क्या करती है दोस्तों कि ये जाती है वीरनगर। कहाँ पर जाती है दोस्तों? वीरनगर। अब आप सोचोगे वीरनगर कहाँ है, कहाँ पर जाती है? वीरनगर। ये दोस्तों वीरनगर है गुजरात के अंदर, गुजरात में कहाँ पर है? वीरनगर। और वीरनगर में एक रहती है दोस्तों कमलावती ब्राह्मणी। इसका भी पति नहीं, इसका भी पति नहीं। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं दोस्तों कि जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो अरबों का आक्रमण हुआ तो पुष्पावती के पीछे भी सेना पड़ी थी दोस्तों। और ये जो भागती भागती वीरनगर जाती है और वीरनगर में गुफा थी दोस्तों और उस गुफा में जाकर छुप जाती है। थोड़े समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद उस पुत्र को गुफा के अंदर जन्म दिया गया था। उसका नाम रखा गया, गुफा में जन्म होने के कारण उसको कहा गया गुहादित्य। क्या कहा गया? गुहादित्य। दित्य का जो लगा रहा था, इसके पिता का नाम है दित्य, गुहादित्य। और आगे जो गुहा नाम जुड़ा वो गुफा के अंदर जन्म होने के कारण। लेकिन कुछ बात ऐसी भी आती है, कमलावती के पास रहती है, कौन रहती है तो ध्यान रखना, कौन रहती है? पुष्पावती। और ऐसा बताया जाता है ये भी गुफा के अंदर रहती, दोनों गुफा के अंदर रहते थे और इस गुफा के अंदर एक पुत्र को जन्म देते हैं ये पुष्पावती। और उस पुत्र का नाम था, गुफा में जन्म होने के कारण उस पुत्र का नाम था गुहादित्य। इसी का नाम मिलता गुहेदत्त।
जैसे हम शिला पर लिखा हुआ लेख को शिलालेख कहते हैं, जिसे स्तंभ पर लिखा हुआ लेख स्तंभ कहते हैं, वैसे इसका जन्म गुफा के अंदर होने के कारण इसको गुहादित्य कहा गया। इसी को कहा जाता गुहिलो। एक गुफा में जन्म हुआ और बाद में ऐसा बताया जाता है इस कमलावती को ये पुत्र सौंपकर ये क्या हो जाती है, यहाँ पर भी नगर में बाद में ये क्या हो जाती है दोस्तों, सती हो गई। क्या हो जाती है, सती हो गई। तो पुष्पावती ने तीनों शर्तों का पालन किया दोस्तों, ना तो अपने पिताजी के घर पे रही, न पियर में रही, न ससुराल में रही, न शिशु को लेकर सती हुई। शिशु को जन्म देने के बाद सती हुई दोस्तों। और ऐसा बताया जाता है कि इसका अगर पालन पोषण देखा जाए, इसका जो पालन पोषण किया गया था किसका, तो ध्यान गुहिल या गुहेजर का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो पालन पोषण किया गया था वो कमलावती ब्राह्मण ने। किसने किया था, कमलावती ब्राह्मण। और दोस्तों 567 ईस्वी में जब कमलावती ब्राह्मणी कहती है कि आपके पिता थे वल्लभी नगर गुजरात के राजा थे, आपकी मम्मी हुआ करते थे आबू परमार राजवंश की राजकुमारी हुआ करते थे दोस्तों। बाद में ऐसा बताया जाता है गुहिल है वो बीलों का सहयोग लेकर इस वल्लभी नगर पर आक्रमण करना चाहता था दोस्तों, लेकिन तब तक यहां से अरब थे वो चले गए थे दोस्तों। अरब चले गए थे दोस्तों, तो इसने गुजरात की थोड़ी ऊपरी दिशा में मेवाड़ प्रदेश के अंदर आक्रमण किया दोस्तों। और यहां पर आक्रमण करने के बाद भीलों के साथ गठबंधन किया और भीलों के साथ ये रहा था, और भीलों के सहयोग से ही इसको क्या बनाया गया था दोस्तों, गोहिल को शासक बनाया गया था। बाद में इन्हीं के वंशज में आएगा महेंद्र द्वितीय, और महेंद्र द्वितीय ने भीलों पर टैक्स ठोका था, इसीलिए महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी थी दोस्तों। और जब गोहिल शासक बनता है तो कहता है कि हमारे वंशज कभी आपसे टैक्स नहीं वसूलेंगे। तो भीलों के सहयोग से ये जो गुहादित्य गोहिल क्या बनता, मेवाड़ का शासक बनता है। और 566 ईस्वी में ये क्या करता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये क्या करता है, तो ये मेवाड़ में गोहिल राजवंश की नींव डालता है। इसके बाद दोस्तों हम अगली वाली क्लास के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपने ये PDF ये स्क्रीनशॉट नहीं मारा है तो ये एक बार स्क्रीनशॉट क्या लेंगे दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक, अगर आपको वीडियो लाइक आए, पसंद आए तो शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना दोस्तों, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। और दबा के लाइक ठोकना है, सब्सक्राइब करना है, और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। काल भोज या बप्पा रावल कालों के काल महादेव के साथ मिलेंगे, है ना दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त स्वस्थ रहेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।